भारत स्वाभिमान के सभी सम्माननीय भाइयों बहनों, परम पूजनीय स्वामी जी के निर्देश के अनुसार मैं आपको शिक्षा और कानून व्यवस्था के बारे में थोड़ी बात करूंगा विस्तार में। मेरी बात शुरू करने के पहले एक कहानी सुनाता हूं आपको, सच्ची कहानी। उस कहानी में मेरी बात का पूरा निष्कर्ष है। कहानी हमारे देश के एक वैज्ञानिक की है। उनका नाम था प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस। आपने सुना? बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए अपने भारत देश के। हम सभी भारतवासियों को उनके ऊपर बहुत गर्व है, गौरव है। प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस ने एक रिसर्च किया था, वो भी आप सब जानते हैं कि ये जो पेड़ पौधे होते हैं ना, ये भी मनुष्यों की तरह से सुख दुख के भागीदार होते हैं। पेड़ों में, पौधों में वैसा ही जीवन है जैसा मनुष्यों में होता है। पेड़ पौधे भी आपकी तरह से हंसते हैं, रोते हैं, खिलखिलाते हैं। पेड़ पौधे भी आपकी तरह से दुखी होते हैं, सुखी होते हैं। सब कुछ उनमें मनुष्यों जैसा ही होता है। बस इतना ही है कि भाषा नहीं है उनके पास, बाकी सब है। ये काम करने के लिए प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस ने अपने घर में एक एक्सपेरिमेंट किया था, प्रयोग किया था। उसकी कहानी है। उन्होंने क्या किया, अपने घर में गमले लाए। गमले आप समझते हैं जिसमें पौधे लगाते हैं। तो घर के दो हिस्से कर दिए उन्होंने। एक हिस्से में कुछ गमले रखे, कुछ पौधे उसमें लगाए। दूसरे हिस्से में कुछ गमले रखे, कुछ पौधे लगाए। प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस क्या करते थे, रोज सवेरे उठते थे और एक तरफ के जो पौधे वाले गमले हैं उनको गालियां देते थे। तुम नालायक हो, तुम निकम्मे हो, तुम नकारा हो, तुम बदसूरत हो, तुम्हारे अंदर कोई गुण नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई भी अच्छी बात नहीं है। ये खूब गालियां देते थे पौधों के सामने। दूसरी तरफ के पौधों के सामने जाके वो उनकी इतनी बढ़ाई करते थे, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत सद्गुणी हो, तुम्हारे अंदर इतनी अच्छाइयां हैं, तुम्हारे अंदर इतनी खूबियां हैं, तुम्हारा इतिहास बहुत ऊंचा है, तुम्हारा भूगोल बहुत अच्छा है। इस तरह की अच्छी अच्छी बातें करते थे। 6 महीने लगातार प्रोफेसर साहब ने यह परीक्षण किया। परिणाम जानते हैं क्या हुआ? जिन पौधों को वो गालियां देते थे वो सब मुरझा गए, और जिन पौधों की वो प्रशंसा करते थे, बढ़ाई करते थे, वो सब खिलखिला के दोगुनी रफ्तार से बढ़ने लगे। इस पूरी कहानी से जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि जब किसी को गालियां दी जाती हैं और किसी को नीचा दिखाया जाता है तो वो मुरझा जाता है, और जब किसी की बढ़ाई की जाती है, प्रशंसा की जाती है, तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। हमारे लोगों के साथ ऐसा ही हुआ। 200 से 250 साल अंग्रेजों ने हमको गालियां दी। तुम भारतवासी निकम्मे हो, नालायक हो, नकारा हो, तुम्हारी संस्कृति खराब है, तुम्हारी सभ्यता खराब है, तुम्हारे अंदर कोई दर्शन नहीं है, तुम्हारे पास विज्ञान नहीं है, तुम्हारे पास तकनीकी नहीं है, तुम कुछ नहीं जानते हो, तुम्हारी सभ्यता ही पूरी चौपट है। ये अंग्रेजों ने हमको 200 से 250 साल कहा। एक अंग्रेज ने कहा, फिर दूसरे ने कहा, फिर तीसरे ने कहा, फिर चौथे ने कहा, फिर 5वें ने कहा। फिर एक अंग्रेज आया जिसका नाम था टीवी मैकॉले। उसने कहा कि एक एक अंग्रेज आता है और भारतवासियों को गाली देता है, कोई ऐसी व्यवस्था बनाओ जो परमानेंट गाली देने वाली हो। एक अंग्रेज आया, जैसे रॉबर्ट क्लाइव आया, उसने ये सब भारतवासियों को सारे बुरे बुरे जो भी बातें हो सकती हैं वो कहीं भारतवासियों को। भारतीय चोर थे, हाँ, चोर थे, डकैत थे, लुटेरे थे, लुच्चे थे, लफंगे थे, लंपट थे, सारी बुरी गालियां। गाय का मांस खाते थे। हाँ, और इसी तरह से एक सबसे बड़ी गाली जो हमको मिली, मैं सभी गालियों में सबसे खराब मानता हूं उसको, कि हम आर्य लोग बाहर से आए और हमने भारत के द्रविड़ों के ऊपर आक्रमण और हमला करके कब्जा कर लिया, और द्रविड़ों को मारते मारते दक्षिण भारत में धकेल दिया और पूरे उत्तर भारत पर आर्यों ने कब्जा कर लिया। ये सबसे बड़ी गाली है जो हमें 250 साल अंग्रेजों ने दी। अंग्रेजों के पहले यही गाली हमको फ्रांसीसी देते थे, ऐसी गालियां देते थे हम, और अभी भी दी जा रही है। और फ्रांसीसियों से पहले ये गाली हमको पुर्तगाली लोग दिया करते थे।
माने पिछले 500 साल से अगर आप ध्यान से देखें, सुने, समझें, तो हमको इसी तरह की गालियां दी गई। अब वो गालियां सुनते सुनते एक अंग्रेज आता था, गालियां देके जाता था, दूसरा आता था, देके जाता था, तीसरा आता था, देके जाता था। एक टीबी मैकॉले नाम का अंग्रेज आया, उसके दिमाग में एक आइडिया आया, विचार आया कि ये एक एक अंग्रेज भारतवासियों को गाली देता है, कोई ऐसी व्यवस्था बनाओ जो भारतवासियों को परमानेंट गाली देने वाली हो। उस व्यवस्था को उसने कहा एजुकेशन। उसी का नाम है शिक्षा व्यवस्था। और ये वो 1840 में देके चला गया, इंडियन एजुकेशन सिस्टम। हाँ, एक कानून बनाया उसने। जब वो भारत में आया तो यहां जो सबसे ऊंचा अधिकारी होता था भारत में, उसको कहते थे गवर्नर जनरल। आज उसकी हैसियत है प्रधानमंत्री की। आज का जो प्रधानमंत्री है, अंग्रेजों के जमाने में वो गवर्नर जनरल होता था। तो गवर्नर जनरल की काउंसिल का वो मेंबर होके आया था और उसको बहुत अधिकार थे टीबी मैकॉले को। टीबी मैकॉले के लिए जो पत्र भेजा गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट से भारत के गवर्नर जनरल को, उसमें एक वाक्य लिखा हुआ है कि ये व्यक्ति जो विचार व्यक्त करेगा वही नीति बन जाएगी। इतनी ऊंची अधिकार और अथॉरिटी के साथ उसको भेजा गया। तो मैकॉले ने आके जो सबसे खराब काम एक किया हमारे हिसाब से और अंग्रेजों के हिसाब से सबसे अच्छा काम, कि उसने लगातार गाली देने वाला एक तंत्र बना दिया, जिस तंत्र का नाम उसने रखा शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशन। और इस एजुकेशन में इस तरह से विषय डाले गए कि हरेक विषय भारतवासियों को गाली देने वाला सिद्ध हो और भारतवासी लगातार ये गालियां सुनते सुनते मुरझा जाएं और आत्मग्लानि की स्थिति में पहुंच जाए, उनको अपनी धर्म संस्कृतियों के प्रति घृणा हो जाए। उसने जो इतिहास बताया हमारे देश में, जो इतिहास हम पढ़ते हैं, उस इतिहास को जानबूझकर राजाओं का इतिहास बताया। आप जानते हैं हमारा पूरा इतिहास आज आप पढ़ें जो मैकॉले के द्वारा रचित है या मैकॉले एजुकेशन के द्वारा दिया हुआ है, उस इतिहास में राजाओं के बारे में ही कहानियां हैं, प्रजा के बारे में कहीं कुछ नहीं है, ऋषियों के बारे में कुछ नहीं। हमारे एक राजा से दूसरे राजा की लड़ाइयां हो रही हैं तो सारे इतिहास में लड़ाइयां ही लड़ाइयां हैं। आप मुझे एक बात बताओ, अगर सब एक दूसरे से लड़ते ही रहेंगे तो समाज कहां बचेगा? समाज तो खत्म हो जाएगा। भारत तो 1000 साल पहले ही खत्म हो जाता अगर हर एक राजा दूसरे से लड़ रहा होता। अपना आज का इतिहास पढ़ें तो एक ही बात समझ में आती है, ये राजा उस पर हमला कर रहा था, वो राजा उस पर हमला कर रहा था, वो राजा ने उससे लड़ाई की, उसने इस पर चढ़ाई की, उसने उसकी पत्नी को माने दबोच लिया, उसने उसकी राज्य की सल्तनत को खींच लिया। यही सारी कहानियां पूरे इतिहास में हैं। ये मैकॉले का रचित इतिहास है जिससे हमको इतनी आत्मग्लानि पैदा हो जाए कि हमारे पुरखे तो लड़ने भिड़ने के अलावा कुछ करते ही नहीं थे। आप मुझे एक मोटी सी बात बताइए, अगर कोई समाज लगातार लड़ता रहे, झगड़ता रहे, वो वेदों की रचना कर सकता है? कोई समाज हमेशा लड़ता रहे, झगड़ता रहे, हजारों हजारों वेदों की ऋचाएं लिख सकता है? अगर कोई समाज हमेशा लड़ता रहे, झगड़ता रहे, वो उपनिषदों की रचना कर सकता है? कोई समाज अगर लड़ता रहे, झगड़ता रहे, वो नीति वाक्यों के लिए लड़ मर सकता है? सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि इतिहास पढ़ने से तो ऐसा लगता है कि किसी राजा को लड़ाई से फुर्सत ही नहीं और किसी साम्राज्य में शांति नाम की कोई चीज नहीं। तो मैकॉले ने इतिहास ऐसा दे दिया और उस इतिहास में प्रजा गायब है। ध्यान रखिएगा, राजा ही राजा हैं और राजाओं की अच्छाइयां गायब हैं, बुराइयां ही बुराइयां हैं। इसने उस पर हमला किया, उसने उस पर हमला किया, इसने इसको मारा, उसने उसको पीटा, उसने उसका राज्य छीन लिया, इसने उसका राज्य छीन लिया। इसी तरह का इतिहास हम पढ़ते हैं और अगर इसी तरह का इतिहास पढ़ेंगे तो कैसा दिमाग बनेगा हमारा? वैसा ही बनेगा जैसा मैकॉले चाहता था। इसी तरह से हम भारत के दूसरे शास्त्रों की बात करें, हम गणित की बात करें। मैं एक उदाहरण से कहता हूं, मैंने बचपन में गणित पढ़ा है। अंग्रेजी स्कूलों में कैसा गणित पढ़ाया जाता है वो आप में से भी कई जानते होंगे। मैकॉले ने कैसा गणित पढ़ाया हमको, एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूं। गणित में मुख्य काम किसी भी बच्चे को सिखाने का क्या होता है? जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना।
ये 4 मुख्य क्रियाएं हैं गणित में जो प्राथमिक स्तर पर हर बच्चे को सिखाई जाती है। तो हमें जोड़ना सिखाना है या घटाना सिखाना है या गुणा करना सिखाना है या भाग देना सिखाना है। तो सिखाने के लिए मैकॉले सिस्टम का सवाल कैसे लिखा जाता है वो एक सवाल बताता हूं आपको। मुझे बचपन में गणित जब सिखाया जाता था तो आपने भी सीखा होगा, तो मुझे एक सवाल आता था, डैडी ने 10 रुपए दिए। अब ये अंग्रेजी में होता था, मैं हिंदी करके बता रहा हूं। अब डैडी शब्द है, पिताजी नहीं है, डैडी है। डैडी का माने होता है DEAD, डैड माने मरा हुआ, डैडी माने मरे हुए जैसा। ये उसका अंग्रेजी में हिंदी अर्थ है, मरे हुए जैसा। तो पिताजी नहीं है, पिताश्री नहीं है, डैडी ने 10 रुपए दिए या पापा जी ने 10 रुपए दिए। पापा नाम के शब्द का कोई अर्थ आज तक दुनिया में किसी को नहीं मालूम, और हम बोलते रहते हैं अपने अपने पिताजी को पापा 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 पापा। पापा का कोई अर्थ ही नहीं है किसी भी भाषा में। तो पिताजी ने 10 रुपए दिए, मान लीजिए मैंने उसको संशोधित कर दिया। पिताजी ने 10 रुपए दिए, उसमें से 5 रुपए की चॉकलेट खाई, बताओ कितना बचा। अब देखो सवाल देखो, पिताजी ने 10 रुपए दिए, उसमें से 5 रुपए की चॉकलेट खाई, बताओ कितना बचा। हम क्या सिखाना चाहते हैं? घटाना, सब्सट्रैक्शन सिखाना चाहते हैं, घटाना। उदाहरण क्या लिया? पिताजी ने 10 रुपए दिए, 5 रुपए की चॉकलेट खाई, तब कितना बचा। अब बच्चा बचपन से ये सवाल करना शुरू करेगा तो 2-3 साल के बाद वो पूछेगा चॉकलेट किसकी खाऊं, कैडबरीज की कि नेस्ले की। आप मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, बार बार वो ये सवाल हल करेगा। पिताजी ने 10 रुपए दिए, 5 रुपए की चॉकलेट खाई, तो एक दिन पूछेगा चॉकलेट कैडबरीज की खाऊं कि नेस्ले की, क्योंकि टीवी में रोज विज्ञापन में वो देखता है कि चॉकलेट 2 ही कंपनियां बेचती हैं, या तो कैडबरीज या तो नेस्ले। तो हमने बच्चे को घटाना नहीं सिखाया, हमने बच्चे को घटाना सिखाने के बहाने चॉकलेट का उपभोक्ता बनाया। अगर यही सवाल मुझे सिखाना हो, मैं भारतीय आदमी हूं, और वैदिक पद्धति में अगर ये सवाल सिखाना हो, या वैदिक पद्धति की ना भी बात करूं, भारतीय पद्धति में ये सवाल सिखाना हो, तो माफ करेंगे, इसको सिखाने के लिए मैं ऐसे सिखाऊंगा। पिताजी ने 10 रुपए दिए, मैंने 5 रुपए किसी गरीब को दान कर दिए, बताओ कितना बचा। सवाल तो एक ही है ना, घटाना ही सिखा रहे हैं हम। 10 में से 5 गए, 5 बचा, यही हम उसको सिखा रहे हैं। लेकिन सवाल की जो भाषा है वो, एक जगह पिताजी ने चॉकलेट के लिए 5 रुपए दे दिए, दूसरी जगह पिताजी ने दान करने के लिए 10 रुपए दिए। अगर हर बच्चा 2-3 साल यही सवाल करेगा 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 तो एक दिन पूछेगा ये दान क्या होता है, फिर पूछेगा दान क्यों देना चाहिए, फिर पूछेगा दान किसे देना चाहिए। अगर वो दान के बारे में पूछने लगेगा, दान क्या होता है, क्यों दिया जाता है, क्यों देना चाहिए, तो अपने आप वो भारतीयता में आ जाएगा। और अगर 10 रुपए में से 5 रुपए की चॉकलेट खाएगा तो हमेशा वो अंग्रेजी सभ्यता में ही जाएगा। और एक उदाहरण से, मैं बचपन में जब पढ़ता था, आप भी पढ़ते होंगे, तो हमको कहते थे ऐसे लिख के लाओ। हमको होमवर्क दिया जाता था, ऐसे लिख के लाओ। तो हमारी टीचर को क्या विषय सूझते थे ऐसे के लिए? वो कहती थी तुम पिकनिक मनाने गए, उस पर ऐसे लिख के लाओ। अब मैं पिकनिक मनाने जाऊंगा और उस पर ऐसे लिखकर लाऊंगा, माने निबंध लिखकर लाऊंगा पिकनिक के ऊपर, तो 100% मुझे अंग्रेज और यूरोपीय सभ्यता में ही जाना पड़ेगा। मुझे ये कभी नहीं कहा किसी भी टीचर ने कि तुम निबंध लिखकर लाओ। तुम माता पिता के साथ तीर्थ स्थान की यात्रा करने गए थे, बद्रीनाथ गए थे, केदारनाथ गए थे, गंगोत्री गए थे, यमुनोत्री गए थे, उसका लिख के लाओ। ये कभी भी किसी कक्षा में मुझे ना किसी ने पढ़ाया ना सिखाया। मुझे हमेशा ये सिखाया ऐसे लिख के लाओ। पिकनिक पर गए, और पिकनिक पर गए तो डबल रोटी ले गए, पाव रोटी ले गए, टमाटो केचप ले गए, तो बटर ले गए, तो ये सब यूरोपीय सभ्यता की चीजें ले गए।
और इनमें से ये हमने खाया, दूसरों को खिलाया, ये सब लिख के लाओ। तो बच्चे का दिमाग तो पूरी तरह से उपभोक्ता बनाने के लिए हमने पूरी शिक्षा तैयार की है। माफ करिएगा, आज की जो पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था है, ये हमको नागरिक नहीं बनाती है, कंज्यूमर बनाती है, उपभोक्ता बनाती है। वो चाहे लक्स का हो या लाइफ बॉय का हो या कैडबरीज का हो या नेस्ले का हो। और मैं ऊंची शिक्षा की भी बात कर रहा हूं। ऊंची कक्षाओं में जो शिक्षा दी जाती है माध्यमिक स्तर तक और उसके आगे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक, ये शिक्षा भी हमको कंज्यूमर बनाने के लिए ही है। बस कंज्यूमर अलग अलग तरह का है। जब बचपन की शिक्षा है वो प्रोडक्ट का कंज्यूमर बनाने के लिए है, और हायर एजुकेशन है वो किसी यूनिवर्सिटी अमेरिका और यूरोप की उसका कंज्यूमर बनाने के लिए हमको शिक्षा दी जाती है। इंजीनियरिंग में हमारे देश के लाखों विद्यार्थियों को जो शिक्षा दी जाती है, उसका अंतिम उद्देश्य एक ही है कि ये विद्यार्थी भारत छोड़कर अमेरिका चला जाए, यूरोप चला जाए, फिर वहां पर सेवाएं दे, क्योंकि वहां एक इंजीनियर तैयार करने में उनको करोड़ों डॉलर खर्च होते हैं और यहां से उनको वो फोकट में मिल जाता है। तो ये पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था जो आज हम ढो रहे हैं हमारे कंधे पर, मैकॉले की दी हुई शिक्षा व्यवस्था, इतिहास उसी समय का पढ़ाया जा रहा है। भूगोल भी हमने नहीं बदला, हमारा भूगोल भी अंग्रेजों के जमाने का जो तय हो गया है वही भूगोल हम पढ़ते हैं। सिविक्स और इकोनॉमिक्स वही पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र में पता है सारी की सारी थ्योरीज जो पढ़ाई जाती हैं वो सब वेस्टर्न थ्योरीज हैं। अर्थशास्त्र का आप में से कोई भी विद्यार्थी होगा जो एमए इन इकोनॉमिक्स करता हो या पीएचडी इन इकोनॉमिक्स उसने किया हो, उसको सारे सिद्धांत जो पढ़ाए जाते हैं वो पश्चिमी विचारकों के सिद्धांत हैं। एक भी हिंदुस्तानी अर्थशास्त्री विचारक का कोई सिद्धांत अर्थशास्त्र में नहीं पढ़ाया जाता। इस देश का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री विचारक जो माना जाता है वो चाणक्य है। चाणक्य का एक भी सिद्धांत एमए इकोनॉमिक्स में नहीं है, बीए इकोनॉमिक्स में नहीं है, इंटरमीडिएट में नहीं है, हाई स्कूल में नहीं है, उसके पहले भी कहीं नहीं है। सारे के सारे पश्चिमी अर्थशास्त्रियों के सिद्धांत। इसी तरह से एक दर्शन शास्त्र विषय पढ़ाया जाता है, फिलोसॉफी। पूरा का पूरा फिलोसॉफी भरा पड़ा है पश्चिमी विचारकों से। देकार्ते का थ्योरी पढ़ लीजिए, लेबिनिज का थ्योरी पढ़ लीजिए, अरस्तु का थ्योरी पढ़ लीजिए, और या सुकरात का थ्योरी पढ़ लीजिए। और उनके थ्योरीज जब मैंने पढ़ने शुरू किए तो इतनी हंसी आती है कि ऐसे मूर्ख विचारकों की थ्योरीज अगर हम पढ़ते हैं तो हम मूर्ख ही पैदा होंगे, अकल वाले तो हो नहीं सकते। आपको एक छोटा उदाहरण दूं, सुकरात का नाम आपने सुना है? द ग्रेट ग्रेट फिलोसफर ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड, पूरे पश्चिमी समाज का सबसे बड़ा विचारक और दर्शन शास्त्री। और उसके बाद अरस्तु का नाम आपने सुना है? दोनों की एक मान्यता सुनना ध्यान से और फिर सिर पीटना अपना कि अगर यही महान दर्शन शास्त्री हैं वो, तो फिर हमारे सबसे खराब दर्शन शास्त्री उनसे अच्छे। दोनों स्वामी जी कहते हैं स्त्री को शरीर में आत्मा नहीं होती। ध्यान से सुनना इसको, माताएं बहनें और ज्यादा ध्यान से सुने इसको। अरस्तु कहता है, और ये सुकरात अरस्तु दोनों कहते हैं स्त्री को शरीर में आत्मा नहीं होती। स्त्री ऐसे होती है जैसे मेज या कुर्सी और मेज को कभी भी उठाकर फेंका जा सकता है, स्त्री को भी कभी भी उठाकर फेंका जा सकता है। ये दर्शन है सुकरात का, ये दर्शन है अरस्तु का, जिस पर हमारे यहां बड़े बड़े लोग पीएचडीज करते हैं। और एक जगह तो सुकरात इतनी खराब बात कहता है, स्त्री ऐसे होती है जैसे कोई कपड़ा, जब जरूरत पड़ी उतार के फेंक दिया, जब जरूरत पड़ी पहन लिया। और अरस्तु तो उससे भी एक कदम आगे जाके कहता है कि कपड़ा शरीर पर हमेशा नहीं धारण किया जा सकता, इसलिए स्त्री को भी हर समय साथ में नहीं रखा जा सकता। आप इससे भी ज्यादा सिर पीटेंगे। कोई नहीं। ये सुकरात के विचार हैं, ये अरस्तु के विचार हैं।
और अरस्तु और सुकरात ये दोनों कहते हैं, इन दोनों की मान्यताओं को आज तक पश्चिमी समाज खंडित नहीं कर पाया। लेबिनिज भी वही कहता है, दिकार्ते भी वही कहता है, और उसके बाद के सारे फिलोसोफर्स यही मानते हैं। इसलिए महिलाओं के प्रति पश्चिमी समाज में कोई आदर भाव नहीं है। महिला वस्तु की तरह है, इस्तेमाल करो और फेंको, यूज एंड थ्रो। फिलॉसफी में से आया। कोई भी जीवन दर्शन जो है ना, वो फिलॉसफी से निकलता है। एक मूल बात मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी सभ्यता दर्शन में से निकलती है। समाज का जैसा दर्शन होगा, सभ्यता वैसी ही बनती चली जाएगी। पश्चिमी समाज का दर्शन स्त्रियों के बारे में यह है कि स्त्री वस्तु की तरह से है, उसमें आत्मा नहीं है। आपको एक जानकारी दूं, सन 1950 तक ब्रिटेन में, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, सन 1950 तक ब्रिटेन में, अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में, स्वीडन में, स्विट्जरलैंड में और डेनमार्क में, इतने देशों में सन 1950 तक किसी भी महिला को वोट देने का अधिकार नहीं था। आपको मालूम है ये बात? अमेरिका में स्त्रियों को वोट देने का अधिकार 1952 के बाद मिला। और सन 1950 तक यूरोप और अमेरिका के किसी भी देश में स्त्रियों को बैंक अकाउंट खोलने का अधिकार नहीं था। बैंक अकाउंट या तो उसके पति का हो सकता है, या उसके बेटे का हो सकता है, या भाई का हो सकता है। किसी महिला का बैंक अकाउंट नहीं हो सकता। और 1950 तक पूरे यूरोप और अमेरिका में कोई स्त्री घर से अकेले बाहर नहीं जा सकती। भले बाहर जाना हो तो 4 साल के पिद्दी से भाई को साथ लेना पड़ेगा, भले वो लड़की 20 साल की हो। 4 साल का भाई है उसका, जो कोई सुरक्षा नहीं कर सकता, वो उसके साथ जाएगा, वो अकेली नहीं जा सकती। इतनी पाबंदियां महिलाओं पर लगाकर रखी हैं पश्चिमी समाज ने। इसलिए वहां पर वीमेन्स लिबरलाइजेशन नाम का आंदोलन चला, जो सैकड़ों साल तक चला। और उस आंदोलन की थोड़ी सी सफलता मिली कि 1952 में आके कुछ देशों ने वोट देने का अधिकार दिया। 1957 में आकर कुछ देशों में स्त्रियों में बैंक अकाउंट खोलने का अधिकार मिला। और आपको मालूम है, अभी 20 साल पहले तक यूरोप में स्त्रियों की तनख्वाह और पुरुष की तनख्वाह में जमीन आसमान का अंतर था। अभी 20 साल पहले तक। कोई एक काम आप करो तो पुरुष को अगर $100 मिलेंगे तो स्त्री को वही काम करने के $30 ही मिलेंगे। क्यों? कहा जाएगा इसमें तो आत्मा नहीं है। और मुझे बहुत खराब लगता है ये कहते हुए कि यूरोप और अमेरिका में अभी 20 साल पहले तक 3 स्त्रियों की गवाही एक पुरुष के बराबर होती थी। 3 स्त्री जो बात कहेंगी, एक पुरुष वो कहेगा, ये बराबर माना जाता था। ये उनकी सभ्यता है, ये उनका दर्शन है। अब ये सभ्यता और ये दर्शन लेकर टीबी मैकॉले भारत आया। ध्यान दीजिएगा, मैंने ये सब आपको भूमिका बनाने के लिए कहा, क्योंकि टीबी मैकॉले किस समाज का आदमी था? पश्चिम का आदमी था, ब्रिटेन का आदमी था। वो लेबिनिज को भगवान मानते हैं, वो देकार्ते को भगवान मानते हैं, वो अरस्तु को भगवान मानते हैं, वो सुकरात को भगवान मानते हैं। उन्हीं देशों से आया मैकॉले, तो उसकी मानसिकता भी वही थी, स्त्रियों के विरोध में। और आया तो पूरी शिक्षा व्यवस्था उसने ऐसी डिजाइन की जो 100% स्त्री विरोधी है, महिला विरोधी है, स्त्रियों को हतोत्साहित करने वाली है और स्त्रियों को अपमानित करने वाली है। हर खंड खंड पर आप देखेंगे इस पूरी शिक्षा व्यवस्था में स्त्रियों का जितना अपमान होता है, शायद कोई कल्पना नहीं कर सकता। और वही शिक्षा व्यवस्था हम ढोते हुए चले आ रहे। हमारे देश का दर्शन है, हमारे देश की सभ्यता है कि स्त्री सबसे बड़ी गुरु होती है, मां सबसे बड़ी गुरु होती है। हमारे देश का दर्शन है और सभ्यता है। मैंने स्वामी जी एक जगह पढ़ा, भारतीय दर्शन पढ़ रहा था, तो नाम भूल गया हूं दर्शन शास्त्री का, याद आएगा तो बताऊंगा। उसने एक वाक्य लिखा, स्त्री से ज्यादा पवित्र दुनिया में कोई नहीं होता। और उस दर्शन शास्त्री ने यहां तक लिखा है कि पुरुष में पवित्रता तब आती है जब वो स्त्री की कोख से जन्म लेता है, अन्यथा उसमें पवित्रता नहीं होती है। और यही बात उसने पति के लिए लिखी कि जब कोई कुंवारा लड़का शादी करता है तब पवित्रता के
थोड़े से अंश को पहचान पाता है। आपको मालूम है हमारे देश में बहुत सारे मंदिर हैं जहां पर यह सिद्धांत अभी भी लागू है। अगर आपके पास आपकी धर्मपत्नी नहीं है तो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते आप। ऐसे भारत में मंदिर हैं और वो भारतीय दर्शन पर चलते हैं। वो कहते हैं आप पवित्र नहीं है अगर आपके साथ आपकी पत्नी नहीं है, क्योंकि कहा यह जाता है कि पत्नी ना हो तो पुरुष का दिमाग कितना लंपट होता है उसका अंदाजा नहीं है, अगर वो योगी नहीं है तो। योगी है तो उसका अपना कंट्रोल है इंद्रियों पर, मन पर। योगी नहीं है तो वो पता नहीं कहां कहां जाएगा, कहां कहां मुंह मारेगा, चरेगा, खाएगा, कुछ मालूम नहीं। एक बात सीधी सी यही है इसमें तो, कि व्यक्ति जो है, एक इंसान जिसको हम पुरुष कहते हैं, पुरुष कोई आसमान से तो गिरा नहीं। जितने भी पुरुष आए मां की कोख से आए, इसलिए पुरुष में जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी पवित्रताएं हैं, उनका स्रोत मां है, उनका मूल मां है। अब ये हमारी दर्शन है भारत की। इस दर्शन को यूरोप में कोई नहीं मानता, हम मानते हैं। तो हम जिस दर्शन को मानते हैं वैसी हमारी सभ्यता होगी और वैसी ही संस्कृति होगी। यूरोप वाले जिस दर्शन को मानते हैं वैसी उनकी सभ्यता होगी, वैसी संस्कृति होगी। तो यूरोप की सभ्यता और संस्कृति जैसी होगी वैसी ही उनकी शिक्षा भी होगी, और जैसी हमारी सभ्यता और संस्कृति होगी वैसी हमारी शिक्षा होगी। तो हम जब गुरुकुल की शिक्षा लेते थे, भारत की अपनी शिक्षा होती थी, तो उसमें स्त्री मां थी, स्त्री दुर्गा थी, स्त्री हमारे देश में प्रेरणा का स्रोत थी, महिला सारे के सारे काम का केंद्र बिंदु थी। ये गुरुकुलों की शिक्षा से दिखाई देता है, क्योंकि हमारे पास जो दस्तावेज हैं अंग्रेजों के जमाने के, इस देश में आधे से ज्यादा विश्वविद्यालयों की कुलपति महिलाएं थी, स्त्रियां थी, आधे से ज्यादा, और विश्वविद्यालय स्तर के गुरुकुल थे। तो महिलाओं को हमारे यहां दर्जा है बहुत ऊंचे स्तर का, और महिलाओं को दर्जा है यूरोप में बहुत नीचे स्तर का। तो यूरोप के लोग जब शिक्षा व्यवस्था की डिजाइन करेंगे तो महिला का स्तर उसमें नीचे से नीचा रहेगा, और हम जब शिक्षा की डिजाइनिंग करेंगे तो महिला का स्तर ऊंचे से ऊंचा रहेगा। तो यूरोप की शिक्षा व्यवस्था ले लेकर हम जो 250 साल से परेशान हुए हैं और हमारा दिमाग खराब हुआ है, वो दिमाग ऐसा ही खराब हुआ है कि स्त्री को आज हमारे देश में भोग की वस्तु, उपयोग की वस्तु बनाकर इस पूरी शिक्षा व्यवस्था ने छोड़ दिया है। आज हमारे देश में स्त्रियों का वही हश्र है जो यूरोप में 50 साल पहले हुआ करता था, क्योंकि हम 200-250 साल से अंग्रेजी शिक्षा पढ़ रहे हैं। तो हमें करना क्या? उसकी पवित्रता नष्ट कर रहे हैं जी। उसको पबों में ले जाना चाहते हैं, उसको जो है शराब खानों में ले जाते हैं, शराबी डांस घरों में ले जाते हैं। हमारे यहाँ मॉडर्न होने के नाम पर महिलाओं को यही तो कर रहे हैं ना, उनको नचाते। हमने स्त्री को मान लिया नाचने की चीज। पहले नाचने वालियों को सबसे घटिया मानते थे, और आज कोई नाचने वाली आ जाए तो पूरा गांव, पूरा देश पागल हो जाता है। क्या तमाशा हो रखा है। गांव में नौटंकी आ जाए स्वामी जी तो सब काम छोड़ के इकट्ठे हो जाते हैं। कई बार मेरे साथ हुआ है, मैं व्याख्यान देने किसी गांव में गया, नौटंकी वाले आए हुए, व्याख्यान सुनने कोई नहीं आया, सब नौटंकी में बैठे। और नौटंकी में इतनी गंदी गंदी बातें महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए कही जाती हैं और बोली जाती हैं कि कोई कान में रुई ठूस ले फिर भी तकलीफ हो उसको। तो हमने गड़बड़ कर दिया 250 साल। दिमाग में एक तो 250 साल सुनते रहे अपने बारे में गालियां, और फिर स्त्रियों के बारे में ये मान्यता जो मैकॉले की और यूरोप के दार्शनिकों की, और उसी मान्यता पर आधारित हमारी शिक्षा व्यवस्था। तो सारी शिक्षा व्यवस्था ने सबसे ज्यादा तकलीफ दिया है तो हमारी महिलाओं को दिया है। मुझे सबसे ज्यादा दुख और तकलीफ पता है किस बात की होती है? सबसे बड़ा दुख और तकलीफ मेरा क्या है कि मैंने जो पढ़ा वो मेरी मां को नहीं मालूम, और मेरी मां अपने बेटे को नहीं पढ़ा सकती। आप सोचो, किसी बेटे और मां के बीच में इतनी दूरी आ जाए कि उसका बेटा क्या पढ़ रहा है उसकी मां ना जानती हो और मां बेटे को पढ़ा ना सकती हो। इससे बड़ी टूटन और खराब किसी भी समाज में क्या हो सकती है कोई चीज। हमारे देश में ज्यादातर माताओं का यही हाल है। उनके बच्चे, बेटे या बेटी क्या पढ़ रहे हैं वो खुद नहीं पढ़ा सकती, इसलिए ट्यूटर रखना पड़ता है, और ट्यूटर क्या पढ़ा के जाता है, मां को कुछ नहीं आता है।
क्यों? शिक्षा व्यवस्था से मां पूरी तरह से गायब है, क्योंकि पूरी शिक्षा व्यवस्था की डिजाइन ऐसे की गई है जिसमें मां का कोई रोल ही नहीं है। हम गुरुकुल की शिक्षा में सबसे बड़ा गुरु मां को मानते हैं, और यूरोपियन शिक्षा व्यवस्था, टीवी मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ा गुरु मैकॉले हो गया, मां नहीं है। और वो मैकॉले हो गया जो मानता ही नहीं है कि मां में कोई आत्मा भी होती है, वो तो वस्तु है, यूज एंड थ्रो के लिए। तो ये एक छोटी सी बात मैंने थोड़ा विस्तार करके कही कि हमको हमारी शिक्षा व्यवस्था बदलनी है। तो क्या क्या बदलना है? भाषा बदलनी है, वो तो स्वामी जी ने कहा। भाषा के साथ हमें कंटेंट बदलना है, टेक्स्ट बदलना है, जो मां विरोधी है, स्त्री विरोधी है, महिला विरोधी है। इसके आगे हम चलेंगे तो विषय भी बदलने हैं हमको। आप में से मैथमेटिक्स पढ़ने वाला कोई विद्यार्थी यहां बैठा हो जिसने एमएससी मैथमेटिक्स किया हो, उसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि मैथमेटिक्स में हम इतने विषय पढ़ते हैं जो जिंदगी में कभी काम नहीं आते। डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, स्टैटिक्स पढ़ते हैं, डायनामिक्स पढ़ते हैं, सब रद्दी और एकदम बेकार। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं जो किसी काम की नहीं है। शायद हां, कब से शुरू हो गया? 12th से शुरू हो गया। और तकलीफ की स्थिति, पहले एमएससी में होता था, बीएससी में, अब 12th से शुरू हो गया। तो आप सोचिए कि जो विषय जिंदगी में कभी काम नहीं आने वाले, मैंने डायनेमिक्स पढ़ा, मैंने स्टैटिक्स पढ़ा, मैंने इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ा, मैंने डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ा, आज तक मेरी जिंदगी में एक बार भी काम नहीं आया। तो मैं मेरे गणित के अध्यापकों को जब भी मिलता हूं पूछता हूं, आपने मुझे ये सब क्यों पढ़ाया? तो मेरे तो काम नहीं आया। तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए। तो मेरे अध्यापक कहते हैं हमको किसी ने पढ़ाया, हमने तुमको पढ़ा दिया। तो भेड़िया धसान चल रहा है ये इस देश में। और मैं आपको विनम्रता से और ईमानदारी से बताता हूं, मेरी दादी ने मुझको ढैया पौना सवैया पढ़ाया था। ढैया पौना सवैया समझते? ये पुराने गांव के लोग ही पढ़ा सकते हैं, आजकल कॉन्वेंट वालों को तो कुछ समझ में नहीं आता ढैया पौना सवैया। मेरी दादी जो कभी स्कूल नहीं गई, किसी कॉलेज में नहीं पढ़ी, एकदम हरफ निरक्षर, काला अक्षर भैंस बराबर, अगर आप उसको कहना चाहें तो कह सकते हैं, उसने मुझे ढैया पौना सवैया के पहाड़े सिखाए, और वो रोज मेरे जिंदगी में काम आते हैं, हर समय मेरी जिंदगी में काम आते हैं। दादी स्वर्गवासी हो गई है तो भी मेरे काम आ रहे हैं, और अगले जब तक मैं जिंदा रहूंगा मेरे काम आए। भारतीय गणित है ना ये। तो मेरा कहना है कि जो चीज जिंदगी भर काम आती है वो हम क्यों नहीं पढ़ाएं? स्त्रियों को सम्मान देने वाली बातें हमारी शिक्षा व्यवस्था में क्यों ना हो? विषय हमारे ऐसे होने चाहिए, सारे विषय एक तरफ से ऐसे होने चाहिए जो स्त्री को सम्मान दे सके, क्योंकि गुरु हमारी मां ही है। तो स्त्रियों को सम्मान आ सके ऐसा टेक्स्ट बनाना है, ऐसा सिलेबस बनाना है। हमारे देश में हम एक जिम्मेदार नागरिक बने, ना कि किसी कंपनी के उपभोक्ता। आजकल एक सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है ना, सर्व शिक्षा अभियान का एक ही उद्देश्य है, हर व्यक्ति को एबीसीडी सिखाना। और एबीसीडी सिखाने के पीछे उद्देश्य क्या है? टीवी पर आने वाले विज्ञापन वो पढ़ सके, एल फॉर लक्स, पी फॉर पेप्सी, सी फॉर कोका कोला, ये बताना उसको। एबीसीडी बताने के पीछे एक ही उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं। वो कहते हैं ना साक्षरता साक्षरता साक्षरता, शिक्षा की बात नहीं करते, साक्षरता की बात करते हैं, ताकि विज्ञापनों में फर्क आप पढ़ सकें और एक अच्छी कंपनी के अच्छे उपभोक्ता बनकर अपनी जेब कटवा सकें और उस कंपनी की लूट बढ़ा सकें। तो हमें पूरी शिक्षा व्यवस्था जो कंज्यूमर बनाने के लिए मैकॉले हमारे यहां छोड़कर गया, इसको बदल देना है और एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक बनाने की शिक्षा व्यवस्था हमें लानी है। इसके लिए भारत स्वाभिमान का अभियान है और यही हम करें, ये हमारी अभीष्ट इच्छा है। धन्यवाद, आभार। ये तो एक ही विषय हुआ आपका अभी, और इसमें वो एक हम चीज और भी जोड़ना चाहते हैं। अक्षर की बात कर रहे थे ना अभी, लय मानी लक्स, सी मानी कोका कोला, और जो है अ मानी अपराध, श मानी शराब, ये सारे के सारे से बाहर निकाल के, जहां अभी तो शिक्षा में एक ही पक्ष लिया था, शिक्षा में ही चिकित्सा है। हमें जो चिकित्सा पद्धति पढ़ाई जाती है कि एमबीबीएस डॉक्टर बनता है, पूरी दुनिया मानती है कि चिकित्सा क्षेत्र के, चिकित्सा शास्त्र के
चिकित्सा पद्धति के जो फोर फादर हैं, मूल गुरु हैं, वो कौन है? महर्षि चरक और सुश्रुत। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में जो एमबीबीएस डॉक्टर बनाए जाते हैं उनको चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी और शारंगधर का नाम तक नहीं पढ़ाया जाता, पतंजलि का नाम तक नहीं पढ़ाया जाता। ये पूरी चिकित्सा का पूरा शास्त्र और उसका पूरा इतिहास वो भी हमें बदलना होगा। हम एलोपैथ के, आयुर्वेद के डॉक्टर अलग अलग बनाएंगे, लेकिन एलोपैथ का चिकित्सक भी पैदा होगा तो ये मानेगा कि चिकित्सा के मूल गुरु तो भारत के ऋषि मुनि थे। ऐसी बात हम पैदा करनी चाहिए। तो एक इसमें जो है ये शिक्षा के क्षेत्र में जो है अभी भाई राजीव जी ने बात कही, उसका एक थीम दिया, आपको एक चिंतन दिया, एक दिशा दी। ऐसे ही दूसरी बात जो मैं कह रहा था, कानून व्यवस्था जो दूसरा पक्ष है। तो हमने जो 11 मुद्दे आपके सामने रखे थे, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वदेशी, ग्रामीण स्वावलंबन, जल प्रबंधन। जल प्रबंधन की एक छोटी सी तरकीब मैं इसलिए बता रहा हूं, इसका संबंध देश के 84 करोड़ लोगों की जिंदगी से है। एक जमीन में मात्र 10 फीट का एक खाई खोद करके 2 फीट गहरी, 2 फीट चौड़ी, 10 फीट गहरी, और पूरे जमीन का पूरे देश का पानी रोक सकते हैं, जो नदियों में 90 से 99% जो समुद्र में जा रहा है। और इस काम को मैंने कहा हमें सरकारों की भी जरूरत नहीं, हम तो देश के लोगों से चैरिटी से ही इस काम को करा सकते हैं। और इस देश के भारत को वैसा ही, भारत देश के गांव को वैसा ही समृद्ध और वैसा ही स्वावलंबी आत्मनिर्भर गांव बना सकते हैं जो कभी आजादी से पहले था। आज से 25-30 साल पहले गांव में 25-30 फीट नीचे पानी मिलता था। मैंने अपने गांव में 25 फीट नहीं 15 फीट नीचे से पानी खींच के पिया है। आज उस गांव में 150 फीट नीचे वाटर लेवल है और लोग भूख के कागार पर हैं। ये मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, उस गांव के लोगों ने मुझसे बहुत बार कहा, बाबा तू बहुत बड़ा हो गया, हमारे गांव में पानी तो दिलवा दे। मैंने कहा मैं ऐसा प्रबंध करना चाहता हूं जिससे मेरे हर गांव को पानी मिले, खाली तुम्हारे गांव की नहीं सोचता, मैं पूरे भारत के गांव की सोचता हूं, और ऐसा काम हम करके दिखाएंगे। तो ये मैं जल प्रबंधन की बात कर रहा था। ये काम बहुत आसान है लेकिन किसी को पड़ी नहीं है। ये हमारे भारत के कुछ जिनको हम राजनेता कहते हैं उसमें से कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसे नेता हैं जो चाहते हैं कि लोग गरीब, बेबस, लाचार बने रहें, जिससे कि उनको ज्यादा दिनों तक गुलाम बनाया जा सके, शासन किया जा सके उन पर। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वदेशी, ग्रामीण स्वावलंबन, जल प्रबंधन, स्वच्छता, भ्रष्टाचार, टैक्सों में सुधार, सामाजिक न्याय, आध्यात्मिक राष्ट्र और 100% मतदान का अनिवार्य कानून। अब इसमें ये अलग अलग इतने गहरे मुद्दे हैं, एक एक बात के ऊपर चर्चा करेंगे तो घंटों लग जाएंगे। लेकिन एक विषय जो बहुत जरूरी है, सारे देश में एक बात कही जाती है, देश सबसे बड़ा नहीं होता। क्या बोला जाता है जब भी पॉलिटिकल लैंग्वेज में बोला जाता है? कानून सबसे बड़ा होता है, कानून से ऊपर कोई नहीं होता। कानून अपना काम करेगा। आप हर राजनेता को ये कहते सुनेंगे, ये कानून क्या है? कानून अंग्रेजों ने हमें लूटने के लिए, हमारा शोषण करने के लिए, हमें गुलाम बनाने के लिए, हमारे ऊपर अत्याचार करने के लिए बनाए थे। तो जो कानून हमें लूटने के लिए, हमारे ऊपर अत्याचार करने के लिए, हमें गुलाम बनाने के लिए बनाए गए थे, वही कानून आज तक हम पर क्यों लादे जा रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर थोड़ी सी देर में भाई राजीव जी देंगे। मैं एक 5-7 मिनट में कोशिश करता हूं ये बात कहने की। आप सबको एक पुरानी घटना याद दिलाता हूं, आप सब जानते हैं उस घटना को। हमारे देश में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़ा संघर्ष और सबसे पहला संघर्ष सन 1857 में हुआ। और ये संघर्ष की पृष्ठभूमि क्या थी? जब अंग्रेजों ने इतनी लूटमार मचाई कि देश गरीब हो गया, कंगाल हो गया, जब अंग्रेजों ने इतने पुलिसिया अत्याचार किए कि हर आदमी त्राही त्राही करने लगा, जब अंग्रेजों ने किसानों से सारी जमीनें छीन ली, जब अंग्रेजों ने टैक्स लगाकर सारे स्वदेशी उद्योग खत्म कर दिए, जब अंग्रेजों ने भारत के लोगों को मार मार के ईसाई बनाना शुरू कर दिया, तब भारतवासियों का धैर्य चुक गया। हम भारतवासियों की एक विशेषता है, हम सोए हुए हाथी की तरह से हैं। जब तक हाथी सोता रहता है, 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 लेकिन जब वो चिंगाड़ के भागना शुरू करता है तो सबको रौंद देता है अपने नीचे।
भारतवासी भी वैसे ही हैं। हम अंग्रेजों के अत्याचार को 100 साल सहते रहे। अंग्रेजों ने अत्याचार करना शुरू किया 1757 से, जब से उनको कलकत्ता में अपना राज्य स्थापित करने का रास्ता खुला। आप जानते हैं ना, प्लासी का युद्ध हुआ था। तो प्लासी के युद्ध के बाद जब से कलकत्ता में और बंगाल में अंग्रेजों की सरकार बनी, तब से अंग्रेजों ने अत्याचार शुरू किए। वो अत्याचार हम 100 साल तक सहन करते रहे। 100 साल तक हमने उफ नहीं किया। अंग्रेजों ने जो किया, हमने कभी उसके रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश ही नहीं की। छुटपुट कहीं कोई विरोध होता था तो होता था। जब पानी हद से ज्यादा गुजर गया, कहते हैं नाक तक पानी आ गया, डूबने की स्थिति आई, तब भारतवासियों ने एक साथ विद्रोह किया। और वो विद्रोह इतना बड़ा था कि अंग्रेज घबरा गए। अंग्रेजों को कभी कल्पना नहीं थी कि जो भारतवासी 100 साल से उनके अत्याचार सह रहे हैं, वो एक साथ कभी खड़े हो जाएंगे। भारतवासी खड़े हो गए। 350 से ज्यादा स्थान ऐसे बने जहां क्रांति हो गई और अंग्रेजों की सरकार को उखाड़कर फेंक दिया भारतवासियों ने। अंग्रेजों की सरकार खत्म कर दी। एक केंद्र था सतारा, नाम सुना? पूरा अंग्रेजों का साम्राज्य वहां से उखड़ गया 1857 में। दूसरा केंद्र था सांगली, फिर था कोल्हापुर, फिर था पूना, फिर पूरे भारत में ऐसे 350 से ज्यादा केंद्र थे जहां अंग्रेजों की सरकार खत्म हो गई और 3,65,000 अंग्रेज उसमें मारे गए। 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। यहीं हरिद्वार के नजदीक में एक मेरठ नाम का स्थान है। मुश्किल से यहां से कितना 70-80 किलोमीटर होगा। इस मेरठ स्थान से शुरू हुई थी क्रांति 10 मई 1857 को, और वो फिर पूरे देश में फैल गई। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मेरठ शहर से क्रांति की शुरुआत हुई और 350 शहरों तक वो क्रांति फैल गई 3 महीने में। 10 मई से शुरू हुआ, 10 मई से 10 जून, 10 जून से 10 जुलाई, 10 जुलाई से 10 अगस्त, 1 सितंबर तक पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी अंग्रेजों की सरकार नहीं बची। एक भी अंग्रेज नहीं बचा। 3-3.5 महीनों में भारतवासियों ने अंग्रेजों का कत्लेआम कर दिया। जब भारतवासियों के सिर पर से गुजरती है ना, तो यही भारतवासी युद्ध के मैदान में किसी रणचंडी सा कमाल दिखाते हैं, तो साधारण भारतवासियों ने तलवारों से गर्दनें काट दी अंग्रेजों की। हसिया होता है ना, हसिया जिससे फसल काटी जाती है, उससे अंग्रेजों के गले काटे थे भारतवासियों ने। मेरठ में जाट किसान थे ना, ये सड़कों पर निकल आए थे और अंग्रेजों की छावनी के एक एक अधिकारी को हंसिए से काटा था, खत्म कर दिया। पूरे हिंदुस्तान में 3,65,000 अंग्रेज मारे गए। कुछ 2-4 अंग्रेज जिंदा बच गए। वो भागकर किसी तरह से लंदन पहुंच गए। और वो भागे भी कैसे? उन्होंने अपने पूरे शरीर को काला किया ताकि वो भारतवासी लगे। चेहरे को काला किया, शरीर को काला किया, किसी तरह जिंदा बचने के लिए। और वो किसी तरह युक्ति लगा के भाग गए। वहां भागकर अंग्रेजों की संसद में उन्होंने सारी कहानी सुनाई कि भारत में तो विद्रोह हो गया, बगावत हो गई। तो अंग्रेजों की संसद में सबसे बड़ा प्रश्न आया कि आगे कभी भी ऐसा कोई विद्रोह ना हो भारतवासियों में, तो इसके लिए क्या क्या करना, दोबारा कभी भी ऐसा विद्रोह ना हो। तो कई अंग्रेजों ने अपने प्रधानमंत्री को कहा, जो उस समय इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था, उसको पूछा गया कि क्या क्या करना फिर इसके लिए। तो प्राइम मिनिस्टर को एक तो ये पूछा गया कि हम तो अंग्रेज खत्म हो गए भारत में, तो उसने कहा चिंता मत करो, दोबारा हम फिर भारत में जाएंगे और भारत में हमारे कुछ मित्र और दोस्त हैं, उनकी मदद से भारत में फिर प्रवेश करेंगे। तो उनके मित्र और दोस्त कौन? हमारे लिए जो गद्दार, वो अंग्रेजों के मित्र और दोस्त। आपको मालूम है, इस हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने कई परिवारों को राय बहादुर की पदवियां दे रखी थी। ये सारे के सारे राय बहादुर देश के गद्दार साबित हुए। सर भी देते थे, सर की पदवी, राय बहादुर की पदवी, नाइटहुड की पदवी, ये पदवियां लेने वाले सारे खानदान गद्दार निकले। उन्होंने अंग्रेजों की भरपूर मदद की। सबसे बड़ा परिवार जिसने अंग्रेजों की मदद की 1857 की बगावत के बाद, पटियाला का परिवार, जो आज भी जिंदा है। और उसी परिवार का एक आदमी मुख्यमंत्री बनता रहता है पंजाब का। बहुत शर्म आती है मुझे पटियाला वालों को ये कहते हुए, हमारे कुछ मित्र बैठे हैं यहां पटियाला के। पटियाला के नवाब खानदान ने, राजा खानदान ने
1857 की क्रांति के बाद क्रांतिकारियों की मदद नहीं की, अंग्रेजों की मदद की। और उन्होंने एक पत्र भेजा जिसकी फोटोकॉपी कभी भी मैं पूरे देश को दिखाऊंगा। उस पत्र में उन्होंने लिखा कि आप चिंता मत करिए, अंग्रेजों को कहा आप चिंता मत करिए, वापस भारत में आइए, मैं आपको 20,000 सैनिक दूंगा और 20 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, आप फिर भारत में आकर अपना राज्य स्थापित करिए। तो पटियाला के नवाब के कहने पर अंग्रेज आ गए। इसी तरह जींद का एक नवाब था, हरियाणा में जींद राज्य था, वहां के नवाब ने अंग्रेजों की मदद की। फिर ग्वालियर का ये जो खानदान है, सिंधिया खानदान, इसने अंग्रेजों की मदद की। ऐसे भारत में एक सालार जंग खानदान है वहां का, हैदराबाद का, जिसको निजाम कहते थे हैदराबाद का, उसने मदद। ऐसे 10-12 बड़े परिवार थे जिन्होंने करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं अंग्रेजों को दी और अपने सैनिक भी दिए लड़ने को। तो उनकी मदद से अंग्रेजों ने वापस हिंदुस्तान में प्रवेश किया और क्रांतिकारियों का कत्लेआम किया। फिर 1 सितंबर 1857 से लेकर 1 नवंबर 1858 तक हिंदुस्तान के करीब करीब 7.5 लाख से ज्यादा क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने कत्ल कर दिया। और कैसे कत्ल किया? एक बिठूर नाम का छोटा सा शहर है कानपुर के नजदीक, वहां के 2 बड़े क्रांतिकारी थे इस देश में, नाना साहब पेशवा और तात्या टोपे। ये दोनों क्रांतिकारियों के शहर के 24,000 लोगों को गोली से मार दिया या तलवार के मौत की घाट उतार दिया अंग्रेजों ने। 3 महीने के छोटे बच्चे से लेकर 90 साल के बुजुर्ग तक सबको खत्म कर दिया अंग्रेजों ने। अपराध क्या था उनका? कोई अपराध नहीं था, बस एक ही अपराध था कि वो तात्या टोपे और नाना साहब पेशवा के शहर में रहते थे। तो अंग्रेज कहते थे ये सब बगावत करेंगे और क्रांतिकारी बनेंगे, इसलिए सबको कत्लेआम करो। और ये कत्लेआम अंग्रेजों ने भारत के पटियाला नवाब माने पटियाला राजा, जींद का राजा, ग्वालियर का सिंधिया खानदान, इनके सैनिकों की मदद से किया था। और ये सारे कत्लेआम पूरे देश में हुए। अंग्रेजों की सरकार फिर स्थापित हो गई। फिर अंग्रेजों की सरकार जब स्थापित हुई तो क्वीन विक्टोरिया ने एक ऐलान किया। 1 नवंबर 1858 को वो ऐलान भारत के बड़े बड़े अखबारों में छपा। उस जमाने में अंग्रेजी कोई अखबार निकलते थे, उनमें छपा। उस ऐलान में कहा गया कि आज के बाद भारत में कंपनी की सरकार नहीं चलेगी, कानून की सरकार चलेगी। माने 1 नवंबर 1858 तक कंपनी की सरकार चलती थी। कंपनी माने ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर कानून की सरकार चलेगी, लेकिन वो कानून कौन बनाएगा? वो कानून अंग्रेजों की संसद बनाएगी, ब्रिटिश पार्लियामेंट बनाएगी और उसके आधार पर यह देश चलाया जाएगा। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट में कानून बनाने के लिए बहस क्या हुई? ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहस यह हुई कि कानून ऐसे बनाए जाने चाहिए कि सारे भारतवासी कभी भी दोबारा से खड़े ना हो सकें और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत ना कर सकें। तो सबसे पहला कानून जानते हैं क्या आया? सबसे पहला कानून, आपको हैरानी होगी जानकर, अंग्रेजों के खिलाफ जो बगावत हुई थी वो सशस्त्र बगावत थी, उसमें हथियारों का इस्तेमाल हुआ था। अंग्रेजों ने सबसे पहला कानून बनाया कि भारत में हथियार वही रख सकेगा जिसके पास लाइसेंस होगा। लाइसेंस जिसके पास नहीं होगा वो हथियार रखने का अधिकारी नहीं होगा। तो अंग्रेजों ने क्या किया? लाइसेंसिंग ऑफ आर्म्स एक्ट, ये पहला कानून बनाया। और इस कानून के आधार पर क्या किया गया? घर घर की तलाशियां ली गई। किसके घर में बंदूक है, किसके घर में हंसिया है, छुरा है, चाकू है, क्या क्या हथियार है, वो सब अंग्रेजों ने छीन लिए, क्योंकि अंग्रेजों को डर था इन्हीं हथियारों की मदद से भारतवासी दोबारा फिर बगावत कर सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने लाइसेंसिंग ऑफ आर्म्स एक्ट बना के हथियार छीनने का कानून बनाया। और एक बार भारतवासियों के हथियार छिन गए तो भारतवासी कमजोर हो गए और वो कमजोरी इतनी भारी पड़ी कि अगले 90 साल तक फिर अंग्रेजों की गुलामी हमें सहन करनी पड़ी। ये एक कानून बनाया उन्होंने। ये कानून दुर्भाग्य से आजादी के 62 साल के बाद भी अभी चल रहा है इस देश में। मालूम है, हथियार वही रख सकता है जिसके पास लाइसेंस हो सकता है, और लाइसेंस देने का काम सरकार करती है। पहले काले गोरे अंग्रेजों की सरकार वो काम करती थी, अब काले अंग्रेजों की। लेकिन आजकल ऐसा दूसरा होता है राजीव भाई, शरीफ आदमी लाइसेंस लेकर के हथियार खरीदता है और जो गुंडा होता है वो बिना लाइसेंस वाला। तो अब उल्टा चल रहा है। तो एक कानून की मैंने मिसाल दी। दूसरा एक कानून अंग्रेजों ने बनाया
इंडियन पुलिस एक्ट। पुलिस एक्ट बनाया वो ये कि हर भारतवासी कभी भी अंग्रेजों के खिलाफ कुछ ना करे, उसको मारकर, पीटकर, दबाकर, कुचलकर कंट्रोल करने के लिए एक एजेंसी चाहिए। तो पुलिस नाम की एक व्यवस्था उन्होंने खड़ी की। आपको मालूम है 1858 से पहले इस देश में कोई पुलिस नहीं थी। किसी भी राजा ने पुलिस नहीं रखी। आर्मी रखी, सेना होती थी, पुलिस नहीं होती थी, क्योंकि पुलिस की जरूरत नहीं थी। अपने ही लोगों को मारना, पीटना, दबाना, धमकाना ये कौन करता है? कोई राजा अपनी प्रजा को ये अत्याचार करेगा? लेकिन अंग्रेजों ने पुलिस बनाई जिसका नाम रखा इंडियन पुलिस एक्ट। और उसमें जो आधार दिया वो ये कि हर पुलिस वाले को राइट टू ऑफेंस होगा, किसी भी भारतीय नागरिक को राइट टू डिफेंस नहीं होगा। माने कोई भी अंग्रेज पुलिस अधिकारी किसी भी दिन गला पकड़ के आपको लाठी से मारने लगे तो आपको लाठी पकड़ने का भी अधिकार नहीं होगा, आप सिर्फ पिटते रहिए। और अगर उस पुलिस अधिकारी की लाठी आपने पकड़ ली अपना डिफेंस करने के लिए तो केस आपके खिलाफ बनेगा कि अंग्रेज अधिकारी को ड्यूटी करने से आपने रोका। जानते हैं आप, यही राइट टू ऑफेंस वाला कानून, इंडियन पुलिस एक्ट वाला, आजादी के 62 साल के बाद भी अभी भी चल रहा है। कोई पुलिस वाला सड़क चलते आपको रोक ले और आपके पैर में 2 लठ जमा दे, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और कोई पुलिस वाला तैश में आ जाए और निकाल के गोली मार दे तो भी आप उसको फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ा सकते। हमारे देश में पुलिस एनकाउंटर में सैकड़ों लोग निर्दोष मारे जाते हैं और किसी पुलिस वाले को फांसी नहीं होती इस देश में। बहुत रेयर केस होते हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट भी आ जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तो महाराज साहब इसको बोल दिया है कि पुलिस व्यवस्था खाकी वर्दी के सबसे बड़े गुंडे हैं जो इस देश में पल रहे हैं अंग्रेजों के। इसमें थोड़ा सा संशोधन करते हैं हम राजीव भाई। इसमें अच्छे पुलिस वाले यदि किसी अपराधी को गोली से मार देते हैं तो उनको जेल में ठोक दिया जाता है। जो किसी आतंकवादी को, किसी अपराधी को, किसी गुंडे को, कोई भैया, जो मुंबई में तो क्या बोलते हैं उनको सब, डॉन लोग, डॉन माफिया, डॉन को, माफिया को, डॉन को मारता है तो उसके ऊपर तो एक लगता है, लेकिन वो हिंदुस्तानी को मारेगा तो नहीं लगेगा, तब उसको एनकाउंटर मान लिया जाएगा। तो थोड़ा सा हमारे, एक बात मैं और कहना चाहता हूं, पुलिस में अच्छे भी लोग हैं राजीव भाई लेकिन उन अच्छों की संख्या हमें बढ़ानी है। 1% से कम है अच्छों की संख्या, लेकिन वो अच्छे भी गलत कानून के नीचे रहकर मजबूर है। तो इसलिए उसमें अभी जैसे आर्म एक्ट वाली बात थी, आज हम अपनी सुरक्षा के लिए AK-47 लेना चाहे तो हमें नहीं मिलेगी, अपनी सुरक्षा के लिए लेना चाहे। और अपराधी सरेआम लिए घूमते हैं। इस देश में लाखों की संख्या में AK-47 है। किनके पास है? जो हमें मारने के लिए, हमें सुरक्षा के लिए हम नहीं रख सकते। तो ये इसमें ये नहीं कि हम इस कानून व्यवस्था को पूरी तरह खत्म कर देना चाहते, जंगल राज करना चाहते, इसमें संशोधन। अंग्रेजों ने ऐसे ही एक कानून बनाया, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट। हमारे यहाँ ग्राम पंचायतें होती है ना, पहले वो काम करती थी। सरपंच होता था, गांव का प्रमुख होता था, पंचायत उसके साथ काम करती थी। जो काम ग्राम पंचायत करती थी, कभी जरूरत पड़े तो टैक्स लगाना, जरूरत पड़े तो उसको गांव के विकास के लिए खर्च करना, वो सारे अधिकार छीनकर एक कलेक्टर को दे दिए गए। और उस पोस्ट को DM कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, कलेक्टर कहते हैं। और ये जिस कानून के तहत हुआ वो इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट, वो कानून वैसे का वैसा ही चल रहा है। एक डिपार्टमेंट है इसमें थोड़ा सा एक बात मैं बीच में टोकूंगा। इंडियन सिविल सर्विस एक्ट में एजुकेशन का पूरा प्रबंध है, लेकिन आप एक आर्मी के अंदर ऑफिसर बनने के लिए आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट के साथ साथ आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है। लेकिन जो है ये इंडियन सर्विस एक्ट में कैरेक्टर कहीं खत्म सा है। हमें ऐसा करना चाहिए कि एजुकेशन के साथ में कैरेक्टर वो बराबर होना चाहिए। तो हमारे अभी भी पूरी ट्रेनिंग होती है, क्योंकि मैं दोनों ही व्यवस्थाओं से काफी अच्छी तरह से परिचित हूं। जो हमारे पुलिस और प्रशासन में जिनको तैनात किया जाता है उनके लिए ये बात सही है कि उनको अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया जाता है, लेकिन उसमें प्रबंधकीय ज्ञान के साथ साथ में मानवीय मूल्यों का, संवेदनाओं का एक बहुत गहरा समन्वय करने की आवश्यकता है। तो ये संशोधन
इसका मतलब ये ना कोई सोचे कि ये सब जो है ये बाबा जी कोई ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जहां कानून, जहां व्यवस्था, हम उन व्यवस्थाओं को बदलना चाहते हैं जो अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाने के लिए जो है, अभी भाई राजीव जी कह रहे थे कि बगावत ना कर सके, सिर ना उठा सके और आजादी की मांग ना कर सके, ऐसे कानून बनाए थे। उन कानूनों को बदलना चाहते हैं और इस देश का हर आदमी आत्मसम्मान के साथ जी सके, ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं। तो ऐसे मैंने आपको 2-3 उदाहरण दिए, एक उदाहरण देके खत्म करूंगा। अंग्रेजों ने एक कानून बनाया, पीडब्ल्यूडी का नाम सुना, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इसका कानून बनाया। स्वामी जी जल की बात कर रहे थे, मैं उसी जल की बात कहने जा रहा हूं। 1857 के पहले हमारे देश का जो जल प्रबंधन था वो ग्राम पंचायत के हाथ में था। तालाब होते थे, कुआं होते थे, बावड़ी होती थी और कई राजाओं ने नहरें भी निकाली थी। आपको मालूम है सबसे ज्यादा नहरें इस देश में महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाई, सबसे ज्यादा नहर। अंग्रेजों से भी ज्यादा नहरें इस देश में महाराजा रणजीत सिंह की बनाई हुई हैं। उनको ये जल प्रबंधन का सबसे बड़ा ज्ञान था इस देश में। तो बहुत सारे राजा नहर भी बनवाते थे और ग्राम पंचायतें उनकी देखरेख किया करती थी, तालाब की, कुएं की, बावड़ी की, आदि आदि। ये सब अधिकार ग्राम पंचायत के अधीन था। जब तक ग्राम पंचायतें जल प्रबंधन का अधिकार रखती थी, इस देश के सारे तालाब लबालब भरे रहते थे पानी से। कभी पानी की कमी नहीं हुई इस देश में। और पानी ऐसा रहा कि 10 फीट पर खोदो तो पानी मिल जाए। हमने देखा, ये तो मैं वही बता रहा था। तालाब जब लबालब भरे रहेंगे तो कुओं का जल स्तर बना रहेगा, बावड़ी का जल स्तर बना रहेगा। बारिश तो अच्छी होती थी उस समय, आज भी। तो सारे तालाब, कुएं, बावड़ी, सारी व्यवस्था ग्राम पंचायत के अधीन थी, तो पंचायतें उनका रख रखाव करती थी, अच्छे से चलता था। अंग्रेजों ने ये सारा पंचायतों से छीनकर एक डिपार्टमेंट बना दिया, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, और उनके हाथ में सब दे दिया। जब से ये हमारा जल प्रबंधन पीडब्ल्यूडी के हाथ में आया, सब सत्यानाश हो गया। तालाब सूख गए, बावड़ियां सूख गई, कुएं सूख गए, क्योंकि पीडब्ल्यूडी वालों को क्या लेना देना किसी गांव के तालाब में जल भरा है या नहीं भरा है। उनको अपनी तनख्वाह और उनका टीए, उनका डीए, उनका एचआरए, इतने से ही लेना देना है, बाकी से क्या लेना देना, क्योंकि वो तो उस गांव में रहते नहीं। जो उस गांव में रहता है उसको दर्द होगा कि मेरा तालाब भरा हुआ है या खाली है। किसी दूसरे शहर का आदमी पीडब्ल्यूडी वाला जाता, उसको क्या लेना देना। तो अंग्रेजों ने ये एक एक चीजें छीन कर जो दे दिया अधिकारियों के हाथ में, उनके कारण सारा जल प्रबंधन इतना खराब हुआ है कि भारत में चेरापूंजी, जहां 150 इंच बारिश होती है, वहां पीने का पानी साल में 3 से 4 महीने मिलता नहीं है। 1 बाल्टी 10 रुपए का खरीदना पड़ता है। चेरापूंजी, जहां 150 इंच बारिश होती है साल में, वहां पीने के पानी की समस्या हो गई है। गंगा नदी, जो कभी हमेशा 365 दिन साल में भरी बहती थी, आज उस गंगा नदी में इतना इतना पानी रह गया है, आप इधर से उधर जाके पार कर सकते हैं। सारी नदियां सूख गई हैं, तालाब सूख गए हैं, कुएं तो खत्म हो गए हैं, बावड़ियां तो अब कहीं दिखाई नहीं देती हैं, दिखाई देती हैं तो खंडहर जैसी हो गई हैं, क्योंकि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट किसी की कोई साथ समार नहीं करने जा रहा। अकेले दिल्ली शहर में 1857 से पहले 70 तालाब थे दिल्ली में। आज दिल्ली में 2-3 तालाब रह गए हैं बस। ये पीडब्ल्यूडी ने हमारे देश में कर दिया। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि गांव के लोगों के हाथ की सारी व्यवस्थाएं छीनकर अपने हाथ में ले लिया और उनको बेदरकार छोड़ दिया। मैंने अंग्रेजों की सरकार के 250 साल पर एक वो एनालिसिस किया है। लगभग 200 साल अंग्रेजों की सरकार रही, तो 200 साल में अंग्रेजों के सारे खर्चे, जो सरकार के खर्चे हैं, इसमें मालूम है सबसे कम खर्चा है वो जल प्रबंधन का है। 200 साल अंग्रेजों ने राज किया। हर साल वो बजट बनाते थे और बजट इस देश के सामने, माने अंग्रेजों की सरकार के सामने प्रस्तुत होता था। तो आपको कल्पना एक बताता हूं, अगर 100 करोड़ रुपए का बजट होता था तो पानी का खर्चा कभी भी 1 लाख रुपए से ज्यादा उन्होंने नहीं किया। 100 करोड़ के बजट में अगर निकालेंगे तो 0.001% निकलेगा। इतना कम, माने कुल खर्चे का 0.01%, 0.001% पानी का खर्चा सबसे कम, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि ये देश प्यासा मरे
और इस देश के किसान फसल ना कर सकें, ताकि उनकी समृद्धि ना बढ़े, ताकि वो अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने वाले जवान पैदा ना कर सकें। ये सारी साजिश के तहत हुआ। तो किसानों को पूरी तरह से बर्बाद करना है तो पानी उनका छीन लो, किसान सब बर्बाद हो जाएंगे, खेती करेंगे कैसे? तो पानी तो अंग्रेजों ने छीना है। और आपको मैं एक जगह का कभी एक दस्तावेज दिखाऊंगा, मौका मिला। उड़ीसा का मेरे पास एक दस्तावेज है सन 1870 के आसपास का, जिसमें एक अंग्रेज कलेक्टर ने नियम बना दिया कि जो नहर होती है ना, नहर में पानी तो छोड़ने का अधिकार सरकार के हाथ में है ना, कब पानी छोड़ना कब नहीं छोड़ना। तो 1870 में गंजाम जिले के कलेक्टर ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि पानी नहर में उन दिनों में छोड़ा जाए जब खेत में फसल ना हो। जब फसल खेत में खड़ी हो, पानी नहीं छोड़ा जाए नहर में। ये आदेश जारी किया गंजाम के कलेक्टर ने। और उस जमाने का गंजाम जिला आज के उड़ीसा के 16 जिलों के बराबर है। ये एक जगह का मेरे पास दस्तावेज है, अगर ढूंढूंगा तो ऐसे सैकड़ों दस्तावेज और मिल जाएंगे कभी। हमें अभी ढूंढने हैं, बहुत सारे दस्तावेज हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन एक जिले का मेरे पास है। हो सकता है संपूर्ण भारत देश के सभी जिलों में ऐसे ही कलेक्टरों के आदेश जारी हुए हों कि जब किसानों की फसल खड़ी हो तो नहर में पानी नहीं छोड़ा जाए, और जब फसल नहीं है तब पानी छोड़ा जाए। इस तरह के कानून बना के अंग्रेजों ने बर्बाद किया है इस देश को। और दुर्भाग्य से ये सब कानूनों की संख्या है 34,735। 34,735 कानून उन्होंने बनाए थे इस देश को खत्म करने के लिए पूरी तरह से। अब वही कानून आजादी के 64-62 साल के बाद भी चल रहे हैं। उनमें थोड़ा थोड़ा संशोधन हुआ है। आईपीसी बनाया, इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी बनाया, सीपीसी बनाया, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया उन्होंने, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनाया। इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको, एक कानून बनाया इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1872 में, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम। फिर इंडियन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बनाया। एक बार एक मामला आया अंग्रेजों की अदालत में, ये मैं दस्तावेज के आधार पर कह रहा हूं। जबलपुर के कोर्ट में एक अंग्रेजी सरकार के सामने मुकदमा आया था। एक बूढ़ी महिला, वो अपना चूल्हा जलाने के लिए जंगल से कुछ लकड़ी लाई और उसने लकड़ी लगा के अपनी रोटी बनाई। एक पुलिस ऑफिसर ने उसको पकड़ लिया कि तुमने जंगल से लकड़ी लाई, ये कानून के विरोध में है, जंगल से लकड़ी चुराना कानूनन अपराध है, उसमें जेल हो जाती है। तो उस महिला को पकड़कर जेल में ले गए। उसके ऊपर मुकदमा शुरू हुआ। तो मुकदमे में जज ने उससे पूछा कि तुम्हारा कोई वकील है? उस महिला ने कहा मेरे पास खाने को रोटी नहीं है, वकील कहां से लाऊंगी, मैं ही मेरी वकील हूं। तो न्यायाधीश ने पूछा तुमको कुछ कहना है? तो उस महिला ने क्या कहा था वो मैं आपको वैसे का वैसा ही सुनाता हूं। अंग्रेजों के दस्तावेज के आधार पर ये सारी बात कर रहा हूं। महिला कहती है कि अगर मैं अपने चूल्हे में लकड़ी जलाने के लिए जंगल से ना लाऊं तो अपनी रोटी बनाने के लिए दोनों हाथ जलाऊं क्या? और उस महिला ने हमारी आंखें खोली, माने हमारे जैसे लोगों की। वो महिला कहती है कि ठेकेदार करोड़ों टन लकड़ी काट कर ले जाता है, उसको खुली छूट है, और मैं रोटी बनाने के लिए अगर 2 लकड़ी ले आई तो मुझे पुलिस की सजा है। ये कौन सा कानून अंग्रेजों ने बनाया है? दुर्भाग्य से ये कानून अंग्रेजों के जाने के 62 साल के बाद भी चल रहा है। साधारण गांव के गरीब लोग जंगल में अगर लकड़ियां उठा लाए तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग उनको जितना अत्याचार करते हैं आप सोच नहीं सकते। और इसी देश में ठेकेदारों को सैकड़ों किलोमीटर जंगल कट गए, सैकड़ों किलोमीटर के जंगल काट दिए ठेकेदारों ने। सरकार के कान पर जू नहीं रेंगती। चलते चलते एक छोटी सी बात कहता हूं, इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में बोलना है। हाँ, इसमें एक छोटी सी बात कहता हूं। हिंदुस्तान में मालूम है सबसे ज्यादा लकड़ी किसके लिए कटती है? सरकार के लिए। सबसे ज्यादा लकड़ी सरकार के लिए कटती है। और आपको एक दूसरी जानकारी मालूम है? क्या सरकार को फूकने के लिए कटती है क्या? है? सुनिए महाराज जी, मैंने बड़ा खोजा इस पर कि सरकार करती क्या है लकड़ी का। सबसे ज्यादा लकड़ी सरकार के लिए कटती है इस देश में। सारे ठेकेदार जो लकड़ी काटते हैं वो सरकार के लिए काटते हैं और सरकार के आदेश पर काटते हैं। सरकार वो लकड़ी नीलामी में देती है सिगरेट बनाने वाली कंपनियों को। और इस हिंदुस्तान में हर साल 20 अरब सिगरेट का उत्पादन होता है और 500 सिगरेट बनाने में पूरा एक पेड़ कट जाता है। सिगरेट है ना,
उसके ऊपर कागज लपेटा हुआ होता है। वो कागज सबसे बेहतरीन लकड़ी से ही बनता है, क्योंकि सिगरेट का कागज बहुत संवेदनशील होता है, जरा सा सुलगाओ तो जल जाए। सिगरेट के ऊपर जो कागज लपेटा जाता है उसके लिए, फिर सिगरेट को पैकेट में बंद करने के लिए जो कागज खर्च होता है उसके लिए, मैंने एवरेज निकाला 500 सिगरेट अगर पैकेट में बंद हो गई बनकर, तो एक भरा पूरा पेड़ कट जाता है इस देश में। करोड़ों पेड़ हर साल इस देश में कटते हैं सिगरेट बनाने के लिए, और वो सिगरेट बनकर जो धुआं निकलता है, उस धुएं से जो फेफड़े गलते हैं और उससे जो कैंसर होता है और उससे जो मौतें होती हैं और उन मौतों पे देश का जो नुकसान होता है, वो एक अलग हिसाब है। और फिर यही सरकार कितनी बेईमान और हरामखोर है कि सिगरेट के खिलाफ विज्ञापन नहीं आना चाहिए टीवी में, उसके लिए नाटक भी करती है। सिगरेट के खिलाफ सिनेमा में कोई सीन नहीं होना चाहिए, उसके लिए भी नौटंकी यही सरकार करती है। और मद्य निषेध विभाग भी इसी सरकार का है और सिगरेट के खिलाफ विज्ञापन करने का विभाग भी। क्या हरामखोरी इस देश में लोकतंत्र के नाम पर चल रही है, ये आप जरा सोचिए, समझिए। शराब वाला कब से वैध कानून? पहले शराब बेचना हमारे यहाँ पर बहुत घृणित काम माना जाता था। शराब बनाना और शराब बेचना ये हमारे यहाँ पर घृणित माना जाता था। पिछले दिनों मैंने एक बात उठाई कि भाई जो शराब बेचने वाले लोग हैं वो व्यापारी जो है वो अत्याचारी हैं, वो माफिया हैं और वो मौत के सौदागर हैं। तो कुछ लोगों ने इस पर टिप्पणियां भी की कि बोले बाबा जी वो तो कानून के दायरे में काम कर रहे हैं। पहले शराब बनाना और बेचना दोनों घृणित माने जाते थे, गैर कानूनन माने जाते थे। भारत की राजनीतिक व्यवस्था करोड़ों वर्ष पुरानी है, उसमें कभी भी शराब को वैधता नहीं थी, माने उसको गैर कानूनन माना जाता था शराब बनाना और उसकी बिक्री करना। तो वो शराब वाला कानून कब 1840 से आया स्वामी जी, जिसका नाम है सेंट्रल एक्साइज एक्ट। ये पहले सेंट्रल एक्साइज और सॉल्ट टैक्स एक्ट होता था, जिसमें शराब और ये नमक दोनों आते थे। तो 1840 से शुरू हुआ ये इस देश में। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि 1840 से पहले भारत में शराब बनाना और बेचना दोनों घृणित काम माने जाते थे, दंडनीय अपराध माने जाते थे। आज शराब बेचने वालों को, शराब बनाने वालों को पुरस्कृत किया जाता है और कानूनन उसको वैध माना जाता है। इसलिए मतलब अभी बीच में 2-4 बात और कहनी है हमको। एक बात हम कहना चाहते हैं कि लोग कहते हैं कि कानून से बड़ा कोई नहीं होता, कानून अपना काम करेगा, चाहे देश बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, माँ बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो, अत्याचार हो, देश का यौवन बर्बाद हो जाए, देश का बचपन नशों में बर्बाद हो जाए, उनके लिए कानून अपना काम करेगा। कानून कहता है शराब बनाओ, कानून कहता है तम्बाकू खूब उगाओ, खूब बच्चों को, बूढ़ों को, बीमारों को, बहनों को, बेटियों को, सबको खिलाओ। हम कहते हैं कि कानून सबसे बड़ा नहीं होता, देश सबसे बड़ा होता है। देश सबसे बड़ा होता है और जो कानून देश के खिलाफ है उनको बदल देना चाहिए। तो ये एक दर्शन है। हम कहते हैं कानून सबसे बड़ा नहीं, देश सबसे बड़ा होता है। देश अपना काम करेगा और देश से बड़ा कोई नहीं होता है। ये अंतर है, ये है कानून व्यवस्था में। और अभी उसमें थोड़ा 1-2 बातें और हम जोड़ देना चाह रहे हैं। ये इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसके कारण से देश के 3 से 4 करोड़ लोगों को न्याय नहीं मिल रहा और करीब 10 करोड़ लोग न्यायालयों के चक्कर काट रहे हैं। आप सोच सकते हो कितना। ये मैंने एक बार दैनिक भास्कर में पूरा का पूरा इसके ऊपर पूरा फ्रंट पेज आधा भरा हुआ था और उसकी पूरी स्टडी मैंने की, आज से 3 साल पहले की बात है। तो करीब 10 करोड़ लोग न्यायालयों के चक्कर काट रहे हैं। 3.5 से 4 करोड़ लोग तो उसके अंदर सीधे जुड़े हुए हैं, फिर उनके गवाह और उसके वकील, कुल मिलाकर के हर परिवार का एक सदस्य औसतन। ये हालात क्यों है, इसका थोड़ा सा बताते हैं आपको। कि लोग कहते हैं ना बाबा कानून में क्या बदलने की जरूरत है, कानून तो अपना काम कर रहा है, कानून तो सबसे बड़ा होता है, कानून को बदलने की बात करोगे तो आपको भी जेल में डाल देंगे। ये इंडियन एविडेंस एक्ट बना 1890 में और 1890 में अंग्रेजों ने ही बनाया इसको। अंग्रेजों के सामने ये बड़ा प्रश्न था कि भारत की न्याय व्यवस्था को कैसे खत्म किया जाए। तो भारत की न्याय व्यवस्था क्या थी और अंग्रेजों ने उसको कैसे खत्म किया। भारत की न्याय व्यवस्था के बारे में एक ही छोटी कहानी सुनाता हूं। हमारी न्याय व्यवस्था कैसी होती थी।
एक राजा का नाम आपने सुना, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बहुत न्यायप्रिय राजा। हमारे देश के किसी भी राजा की कहानी आप पढ़ना तो पहला ही वाक्य मिलेगा, वो न्यायप्रिय था, प्रजावत्सल था। हर राजा इस देश में न्यायप्रिय हुआ, माने न्याय देने का काम इस देश में राजा करता रहा। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्य में 2 महिलाएं आई। एक बार एक मुकदमा आया, 2 महिलाएं थी, एक बेटा था। एक मां कहती थी मेरा बेटा है, दूसरी मां कहती थी मेरा बेटा है। राजा के सामने मुकदमा पेश हुआ तो राजा ने उसका न्याय करने के लिए कहा कि तलवार लाओ और आधा आधा काट दो, आधा एक मां को दे दो, आधा दूसरी मां को दे दो। तो जैसे ही तलवार आई और बच्चे को काटने के लिए तलवार उठाई गई तो तुरंत असली मां चिल्लाने लगी, नहीं नहीं इसको काटो मत, लगे तो पूरा का पूरा दूसरी मां को दे दो। राजा समझ गया असली मां यही है जो अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने कटता हुआ नहीं देख सकती। तो नकली मां से बेटा छीनकर असली मां को दे दिया। 2 मिनट में पूरे मुकदमे का फैसला हो गया। ये थी भारत की न्याय व्यवस्था, जिसमें न्याय मिलता था और तत्काल मिलता था, इमीडिएट। अब अंग्रेजी न्याय व्यवस्था में जरा इस मुकदमे का अध्ययन किया जाए। अंग्रेजों का इस देश में एक चलता है इंडियन एविडेंस एक्ट, साक्ष्य अधिनियम जिसको कहते हैं। फिर एक चलता है इंडियन पीनल कोड, दंड संहिता जिसको कहते हैं। तो आईपीसी और इंडियन साक्ष्य अधिनियम माने भारतीय साक्ष्य अधिनियम के आधार पर यही मुकदमा किसी भी अदालत में आ जाए तो मैं विनम्रता पूर्वक कहता हूं कि 20 साल तक ये मुकदमा चलेगा, तय नहीं हो पाएगा कौन असली मां है कौन नकली मां है। हो सकता है दोनों माताएं मर जाएं और बेटा भी बड़ा जवान होके स्वर्गवासी हो जाए, लेकिन मुकदमा चलता ही रहे, चलता ही रहे, चलता ही रहे। ये है अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था। साक्ष्य के साथ में सत्य नहीं जुड़ा हुआ। हाँ, अब इसमें साक्ष्यों के साथ सत्य को जोड़ना चाहते हैं, संशोधन वाली जो बात है। अब इसमें सबसे बड़ी मुश्किल क्या है कि सबूत आधारित आप सब काम करना चाहते हैं। गवाह और सबूत ये दोनों ही बदले जा सकते हैं। गवाह भी बदला जा सकता है और सबूत तो इतने आसानी से मिटाए जाते हैं और नए बनाए जाते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इसी कारण से चूंकि गवाह बदल जाते हैं, गवाह पता है कैसे बदलते हैं? पुलिस उनका एक बयान लेती है और अदालत में जैसे ही वो गवाह खड़ा होता है तुरंत मुकरता है और कहता है कि पुलिस ने ये मेरे ऊपर अत्याचार करके लिखवा लिया। ठीक है, अब जैसे ही ये वो कहेगा तो मुकदमा जो 20 मिनट में फैसला होना चाहिए वो 10 साल तक ऐसे ही लटकता रहेगा, क्योंकि हर गवाह यही कहेगा कि पुलिस ने मेरे से जबरदस्ती लिखवा लिया, मुझे मारा, मुझे पीटा, मेरे ऊपर दबाव डाला, मैं क्या करूं, मैंने मजबूरी में लिख दिया। अदालत में जाकर हर गवाह ये बदलता है और इसी कारण अंग्रेजी न्याय व्यवस्था में कन्विक्शन रेट 5% है। कन्विक्शन रेट समझते हैं? 100 लोगों के ऊपर अगर मुकदमा किया जाए तो सिर्फ 5 को ही सजा होती है, 95 को सजा होती ही नहीं है। वो कभी ना कभी अदालत से बाइज्जत बरी हो जाते हैं। तो 100 मुकदमे अगर सरकार करती है और उसमें 5 को ही सजा होती है और 95 छूटते हैं, इसका माने न्याय के नाम पर इसका माने या तो 95 मुकदमे झूठे, या सरकार झूठी, या पुलिस व्यवस्था झूठी, या न्याय व्यवस्था कमजोर। ये इंडियन एविडेंस एक्ट ने ऐसा सत्यानाश कर रखा है हमारे देश में कि सत्य वहां महत्व का नहीं है, सबूत, गवाह वो महत्व का है। कई बार पुलिस ऑफिसर कहते हैं सत्य क्या है हमें मालूम है, लेकिन गवाह नहीं है, क्या करें? सबूत नहीं है, क्या करें? न सजा दिलवा सकते हैं न सजा किसी की करवा सकते। तो समस्या हमारे देश में ये, और न्यायाधीश को सत्य की पहचान करने के लिए बिठाया जाता है। वो न्यायाधीश भी सबूत और गवाह के आधार पर सत्य को खोजता है। आपको मालूम है, न्यायाधीश भी सबूत देखेगा, गवाह देखेगा, तब सत्य की पहचान करेगा। सत्य तो अपने आप में ही पूर्ण होता है, उसको कोई गवाह की जरूरत नहीं होती, उसको कोई सबूत की जरूरत नहीं होती। एक उदाहरण दे दूं आपको, अंग्रेजी न्याय व्यवस्था का कैसा मजाक इस देश में चल रहा है। आपने देखा बंबई में 26 नवंबर को जिन लोगों ने गोलियां चलाई, आतंकवादियों ने पाकिस्तान से आकर और सैकड़ों लोगों को मार डाला, उनमें से एक बचा है। एक बचा है कि नहीं? अब उसके ऊपर नौटंकी चल रही है कि नहीं?
हमारे को सत्य मालूम है कि इसने 87 लोगों को मारा या पता नहीं 67 लोगों को मारा। खत्म कर देना चाहिए अब तक उस मुकदमे को, 10 मिनट का काम है। अब उसमें सबूत खोजे जा रहे हैं, गवाह ढूंढे जा रहे हैं, उनको पकड़कर लाया जा रहा उसके सामने पेश किया जा रहा है, और वो मक्कार आतंकवादी मजाक बना रहा है, हंस रहा है, भारतीय न्याय व्यवस्था पर हंस रहा है। और दुर्भाग्य से वो न्याय व्यवस्था हमारी नहीं है, वो अंग्रेजों की है। तो अंग्रेजों की बनाई गई ये न्याय व्यवस्था, अंग्रेजों की बनाई गई प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, इसमें बहुत सुधार करने की जरूरत है। और ये सुधार आप हम मिलकर ही कर पाएंगे। कोई राजनीतिक दल अगर इनको करना चाहता तो 62 साल में अब तक हो गया होता। राजनीतिक दलों को कुछ पड़ी नहीं है। उनको लगता है कि पुलिस का जैसा इस्तेमाल अंग्रेज करते थे वैसे ही आज राजनीतिक दल पुलिस का इस्तेमाल करते हैं। कलेक्टर का इस्तेमाल जैसे अंग्रेज करते थे वैसे ही आज भी करते। मैंने एक पुलिस अधिकारी को, बहुत सीनियर पुलिस अधिकारी, नाम नहीं लूंगा, उसको ये कहते जब मैंने सुना तो मुझे, बहुत सीनियर ऑफिस अधिकारी पुलिस के, कि राजनेता पुलिस को अपनी रखैल की तरह प्रयोग करना चाहते हैं, इसलिए कानून व्यवस्था नहीं बदलते। बिल्कुल इतनी ज्यादा घटिया बात ये। और कई सीनियर पुलिस ऑफिसर्स कहते हैं कि ये व्यवस्था हमारी बदलनी चाहिए, लेकिन हमारी कोई सुन नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जैसे अंग्रेज प्रयोग करते थे पुलिस का अत्याचार करने के लिए, वैसे ये लोग कर रहे हैं। ये तो आज हमारी इस देश के करोड़ों लोग ताकत बन गए हैं, नहीं तो हमें यहां 1 मिनट नहीं बैठने दे यहां पतंजलि योगपीठ में। मुझे बहुत लोगों ने कहा, बोले बाबा जी आपको भी शंकराचार्य जी की तरह उठा करके जेल में ठोक देंगे। मैंने कहा हम ताल ठोक के कहते हैं, जिसकी हिम्मत है आकर के ठोक के दिखाए जेल के अंदर, फिर हम दिखाएंगे। मेरे से बहुत लोगों ने कहा, बोले बाबा जी ये गवर्नमेंट आपके खिलाफ ये कर देगी, ये गवर्नमेंट वो कर देगी। मैंने कहा मैं जो ईश्वरीय कानून व्यवस्था है और जो मानवीय कानून व्यवस्था है उसको पूरी तरह से मानता हूं, और मैं एक भी काम गैर कानूनन नहीं करता। लेकिन कोई षड्यंत्र करके हमें जेलों के अंदर ठोकेगा, उस दिन हम बता देंगे कि कानून क्या होता है। तो इस देश में ये हिम्मत करने वाले तो कितने लोग होंगे जिनके साथ करोड़ों लोग खड़े होंगे। आज ये माना कि देश के करोड़ों लोग हमारे साथ खड़े, लेकिन एक बेचारे गरीब आम आदमी को कभी भी रात को 12 बजे जाकर के पुलिस उठा ले जाती है और उसको थाने में ठोक देती है। 6-6 महीने जमानत नहीं होती है, 12-12 सालों तक लोग जेलों में सड़ते रहते हैं। आप कह दो और कुछ कहना है? मुझे तो बस ये एक आखिरी ही बात कहनी है कि हिंदुस्तान में इस बात को गंभीरता से, क्योंकि मैं बीच में इसलिए बोला कि ये बात बीच में आ रही थी, इसलिए मैंने इस बात को कहा। आपको सिर्फ ये चिंतन करने के लिए एक बात मैंने कही कि भारत की पूरी न्याय व्यवस्था, दुर्भाग्य से अंग्रेजी न्याय व्यवस्था, भारत का तो उसमें कुछ भी नहीं है, अंग्रेजी न्याय व्यवस्था जो आज हमारे देश में चल रही है, इसमें कन्विक्शन रेट सिर्फ 5% है। इस बात को ध्यान रखिए। माने 100 मुकदमे अगर किए जाते हैं तो 5 को ही सजा होती है, 95 उसमें से छूट कर निकल जाते हैं, चाहे वो बलात्कार के अपराधी हों, चाहे मर्डर के अपराध। आपको मालूम है बड़े बड़े क्रिमिनल इस देश में चुनाव लड़ लेते हैं, मर्डर करने के बाद चुनाव लड़ लेते हैं, क्योंकि सबूत उनके पक्ष में होते हैं और गवाहों को वो फोड़ लेते हैं। तो सबूत और गवाह के आधार पर चलने वाली इस व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी ये है, गवाह अगर कमजोर है तो या तो बिकेगा या डर में टूटेगा, और सबूत तो कभी भी बदले जा सकते हैं। आपको मालूम नहीं है, फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट्स पूरी की पूरी बदल दी जाती है। ऐसी हमारे देश में घृणित व्यवस्था है, इसलिए न्याय मिल नहीं पाता। 3.5 करोड़ मुकदमे पेंडिंग हैं, वो इसी कारण से पेंडिंग है। इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और सिविल प्रोसीजर कोड, ये सब अंग्रेजों के जमाने के ड्राफ्ट किए हुए हैं। उनका कहना ही ये था अंग्रेजों का, न्याय किसी को मिलना नहीं चाहिए, अन्याय हमेशा हरदम हर एक पर होना चाहिए, तभी ये लोग गुलाम बनेंगे। तो अन्याय करने के लिए जो व्यवस्था उन्होंने बनाई है, दुर्भाग्य से हम उसको न्याय व्यवस्था कहते हैं। और मैं विनम्रता पूर्वक कहता हूं, न्यायाधीश कोई नहीं है इस देश में, सब कायदाधीश हैं, क्योंकि कायदे और कानून के हिसाब से फैसला करते हैं, न्याय कभी नहीं देते। मैं आपको एक उदाहरण से कहता हूं, एक कानून है हमारे देश में, वो ये कहता है कि गाय को अगर आप डंडे से मारोगे
तो आपको जेल हो जाएगी, और उसी गाय का आप कत्ल कर दोगे और मांस बेचोगे तो सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए की सब्सिडी मिलेगी। तो गाय का कत्ल करने पर करोड़ों रुपए की सब्सिडी है, और उसको डंडे से पीटा तो जेल हो जाएगी। क्या न्याय व्यवस्था है इस देश में? अब इस कानून के आधार पर कभी कोई फैसला देगा न्यायाधीश तो गाय की हत्या करने वाले को कभी कोई सजा नहीं हो पाएगी, और गाय को बेचारे डंडे से मारने वाले किसान को हमेशा जेल में ही रहना पड़ेगा। तो कानून अगर गलत है तो न्याय कहां मिलेगा? इसलिए हमारी आज की व्यवस्था कायदाधीशों की व्यवस्था है, न्यायाधीशों की व्यवस्था नहीं है। हमको करना है कि न्यायाधीशों की व्यवस्था लानी है, इस कायदाधीशों की व्यवस्था से देश को बाहर निकालना है। धन्यवाद, आभार। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।